आपके सामने उपस्थित। आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में आप की जो क्लास थी वो उसमें फिर आज एक बार फर्स्ट पेपर लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें पेपर का जो आपका है नाम आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इसी पेपर में आज हम लोग इससे पहले आप लोगों को बताए थे भाषा में कैसे पठन और तो इस पर आप लोग कुछ जाने थे। तो जब पठन और लेखन जान गए हैं तो अब उस पठन और लेखन को वर्णमाला में कैसे हम बच्चों को समझाएंगे या पठन और लेखन जो होता है उसको उसकी जो वर्णमाला हिंदी भाषा की जो वर्णमाला होती है वह बच्चों को हम कैसे बताएंगे। तो इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रकरण हमारा है, विषय आज का टॉपिक हमारा है हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला होती क्या है। जैसे कोई भी भाषा हो, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, चाहे वो जिस भाषा हो, चाहे जो भाषा हो, वो उसकी अपनी एक वर्णमाला होती है। और उसी तरह से हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। तो वर्णमाला जो होती है वह उस भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं उसका एक सबसे छोटा रूप होता है। या इस तरह से हम ये कहें कि हिंदी भाषा में या और भी जो भी भाषाएं हैं उसकी जो ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों का सबसे छोटा रूप ही वर्ण कहलाता है या अक्षर कहलाता है। क्योंकि जब तक उसका कोई एक सार्थक अर्थ न निकले, उसका कोई अर्थ न निकले, क्योंकि उसमें मैंने कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है। तो लेकिन यह नहीं है कि कोई भी ध्वनि हो उसको हम भाषा मान लेंगे, बल्कि उसकी एक अर्थवान भाषा होनी चाहिए, माने उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई चीज़ हम ज़मीन पर पटकते हैं तो उससे भी कुछ न कुछ ध्वनि निकलती है। तो उसे भी अगर हम कहें तो भाषा नहीं कह सकते हैं, बल्कि जिसका एक अर्थ होता है। जैसे संगीत हम लोग बजाते हैं तो संगीत का कुछ न कुछ उसका एक अर्थ होता है, भाव होता है, वो समझ में आती है। तो इसलिए उसका अपनी एक भाषा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन चीज़ों से या जिन ध्वनियों से हमें कुछ न कुछ अर्थ की प्रतीति होती है, कुछ न कुछ अर्थ में उससे पता चलता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। और अगर वो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसमें वर्ण होती है। तो वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो अगर इसको हम परिभाषा में लिखना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अगर वर्णमाला को हम परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले तो हम वर्ण जानेंगे, फिर वर्णों से ही वर्णमाला बनती है। वर्णों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है, जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं, कई फूलों को आपस में पिरो देते हैं, फिर उन फूलों से एक माला बन जाती है। तो उसी तरह से हम वर्णों को भी एक क्रम में पिरो देते हैं या सजा देते हैं, तब वही हमारी वर्णमाला हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं जब हमारी वर्णमाला में पता चला कि वर्णमाला क्या है या वर्ण किसे कहते हैं, तो फिर इन वर्णों का वर्गीकरण या इन वर्णों का प्रकार कौन-कौन से हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बाँट लेते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला हमारी तो पूरे वर्णों के समूह से बनती है, लेकिन फिर जब उस वर्णमाला को हम और भी डिफाइन करते हैं और भी उसको विभाजित करना चाहते हैं, उसके प्रकार को जानना चाहते हैं, तो उसमें हम मुख्य रूप से 2 भागों में बाँट देते हैं। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। अब इसमें यह देखते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर स्वर वह है जिसमें जिस वर्ण को उच्चारित करने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं, सहायता लेनी पड़ती है। तो इसी के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं कि जो वर्ण उसे हम स्वर कहते हैं, जो वर्ण स्वयं उच्चारित नहीं होते बल्कि किसी की आवश्यकता पड़ती है उसको उसके उच्चारण में, उसे हम या वर्णमाला वर्णमाला किन-किन वर्णों के मिलने से कैसे बनती है, तो उसी में
हम अगर देखें तो जो हमारी वर्णमाला है उसको अगर हम विभाजित करें तो उसको हम मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटते हैं, या उसको दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो अब इसमें स्वर और व्यंजन दो रूपों में ही हमारी वर्णमाला मुख्य रूप से विभाजित होती है। तो पहला जो हमारा स्वर है वह स्वर होता क्या है या स्वर कहते किसे हैं, इसे थोड़ा सा हम जानते हैं कि जिन वर्णों की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। साथ जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं उनको किसी और वर्णों की सहायता नहीं पड़ती उनके उच्चारण में या उनको बोलने में, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ, आ, ये हमारे स्वर हैं, क्योंकि जब हम अ बोलते हैं तो इसमें और किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बल्कि अगर मान लीजिए हम व्यंजन जैसे कुछ उच्चारित कर रहे हैं जैसे क, तो क जब बोलते हैं या म बोलते हैं, जो भी व्यंजन हम बोलते हैं उसमें अंत में कोई न कोई स्वर जुड़ा रहता है। चाहे हम क बोले तो इसमें अ रहेगा, टी बोले तो इसमें ई रहेगी, के बोले तो इसमें ए रहेगा अंत में। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यंजन होगा वह बिना स्वरों की सहायता से उच्चरित नहीं होता, लेकिन स्वरों की यह विशेषता होती है कि वह स्वयं ही उच्चरित होते हैं, उसमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसके बाद दूसरा हमारा है व्यंजन। तो व्यंजन जो होते हैं वह हम पहले बता दिए, व्यंजन के उच्चारण में किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। चाहे जो भी स्वर हो, चाहे अ आ, जो भी हमारे 11 स्वर हैं उसमें से किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। अब आगे देखते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें को इस माला में कितने वर्ण हैं पूरे। कभी कभी यह पूछा जाता है। गर्ल्स आवाज मिल रही है? यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। ओके। इसमें कुल कितने इसमें कुल कितने वर्ण हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो और जो वर्ण है उनको किन किन नामों से हम जानते हैं, साथ में यह भी देखते चलेंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 स्वर होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हमें भ्रमित नहीं होना है कि वैसे अगर हम काउंट करेंगे तो वहाँ 13 आता है, लेकिन 13 में हम 13 नहीं काउंट करते बल्कि 11 ही है। हमारी जो वर्णमाला है इसमें स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। और वो जो 11 स्वर हैं वह इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही हमारे 11 स्वर हैं। अब इसके बाद इसमें से दो और जो वर्ण होते हैं जिसे हम अंग और अह कहते हैं, इसको हम स्वर में काउंट नहीं करते, स्वरों में इनकी गणना नहीं की जाती है, इनकी संख्या स्वरों में नहीं गिनी जाती है, बल्कि इनको हम अयोगवाह या अलग से इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है कि इनका जो योग है अयोग, माने स्वरों में इनका योग नहीं है, इनको हम नहीं गिनते हैं। और आगे इसमें वाह लगा हुआ है, तो वाह का मतलब होता है वाहन करना, ढोना, ले जाना। तो यह स्वरों के साथ लगे रहते हैं, उनके साथ ही लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन इनकी गणना उसमें नहीं होती। इसीलिए इनको हम अयोग वाह की संज्ञा देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे 11 स्वर हो गए, 2 अयोग वाह हो गए। अब इसके बाद जो इसमें व्यंजन वर्ण हैं उनकी बारी आती है। ये व्यंजन कौन कौन से हैं? ये व्यंजनों के भी कुछ प्रकार यहाँ बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है यहाँ 25 है। क वर्ग से लेकर म वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का मतलब यह है कि जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग है तो क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण आते हैं इसमें। तो इसी तरह से क से लेकर म तक के जितने भी वर्ग हैं वो उन 5-5 की संख्या अगर हम काउंट करते हैं तो 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो हमारी होती है वो 25 है। फिर आगे 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं जिनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व।
य र ल व, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब फिर इसके बाद आगे 4 उष्ण व्यंजन हैं। उष्ण व्यंजन जो होते हैं श, श, स, ह, यही 4 उष्ण व्यंजन होते हैं। और इसके बाद 4 इसी में संयुक्त व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद इसमें से 2 वर्ण और पाए जाते हैं जिन्हें हम द्विगुणक व्यंजन कहते हैं, जो ड़ और ढ हैं। जैसे आप लोग पेड़ लिखते हैं, पेड़, या तो उसमें जो ड़ है, ड और ड़ में थोड़ा सा ध्वनियों में अंतर है, तो वह नई विकसित ध्वनियां हैं। तो इनको मिलाकर कुल हमारे जो वर्णों की संख्या, इसे हम द्विगुणक व्यंजन कहते हैं। तो इन सब को मिला के व्यंजनों की जो संख्या हो जाती है, पूरे वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या हो जाती है वह 52 हो जाती है पूरा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या जो है वो 52 होती है। अब ये जो हमारे वर्ण हैं, जो वर्णमाला में हम अपने 52 वर्ण जो पढ़ते हैं, इनका उच्चारण स्थान भी निर्धारित किया गया है। जैसे हम इनको जब मुंह से बोलते हैं तो हिंदी भाषा में इन सभी वर्णों का एक उच्चारण स्थान बताया गया है कि कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चरित होगा। तो हमें बच्चों को यह भी बताना है, जब बच्चे इस तरह से बात समझ जाएंगे कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चरित होता है, या हम अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे कौन सा वर्ण किस मुंह के किस भाग से, या हमारी जिह्वा जो है मुंह के किस भाग को स्पर्श करते हुए या छूते हुए बोलती है, तो उस वर्ण को हम बहुत शुद्ध तरीके से बोल लेंगे। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले है उच्चारण स्थान, हम सबसे पीछे से शुरू करते हैं। जैसे हमारा कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। इसको आप पहले से थोड़ा सा इसके विषय में जान चुके हैं, लेकिन कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से उच्चरित होते हैं एक बार फिर से इसको देख लीजिए। तो जैसे कंठ है हमारा, तो कंठ से अ, आ और अह, क वर्ग तथा ह, इतने ही वर्ण उच्चारित होते हैं। क वर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, अंग, ये जो हैं, और ह, अ, आ और अह, इतने वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर आगे है ताल। ताल से ई, जिसे आप छोटी या बड़ी कहते हो, तो उसको बोलने में भी इस तरह से हम बोलें कि बच्चे भी उसके अंतर को समझ सकें। जैसे एक को आप बोलेंगे ई, दूसरे को बोलेंगे ई, माने इसमें मात्राओं का या जो समय लगता है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। अभी आपको आगे स्वर और स्वरों के प्रकार बताएंगे तो वहां पे थोड़ा और क्लियर होगा, तो किस तरह स्वरों को विभाजित किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि ताल जो हमारा है वो किन किन वर्णों को छूते हुए, या हमारी जिह्वा जो है किन किन वर्णों को बोलते समय ताल को छूती है, तो उन्हीं वर्णों को हम तालव्य या ताल वर्ण कहते हैं। तो इसमें आते हैं ई, च वर्ग, य और श। अब ये जो हमारे तीनों स हैं, इसमें से आप देखेंगे उच्चारण के आधार पर ही इन तीनों में अंतर है। एक तालव्य स है, एक मूर्धन्य स है, और तीसरा दंत स है। अब तीनों में उच्चारण में अंतर होता है। तालव्य स के उच्चारण में हमारी जिह्वा जो है ताल को स्पर्श करती है, इसीलिए इसकी आवाज थोड़ा मोटी सी प्रतीत होती है। जैसे श, जब आप लोग जैसे किसी का नाम लेते हैं, जैसे रमेश, तो इसमें जो स का प्रयोग होता है वह तालव्य स होता है। इसकी जिह्वा जो हमारी होती है वो ताल को स्पर्श करती है। अब फिर आगे है मूर्धा। जब हमारी जिह्वा मूर्धा को छूती है तो मूर्धन्य वर्ण कहे जाते हैं। इसमें री, ट वर्ग, र और
श आते हैं। श, पहले वाला ताल वाला श था, श, और दूसरा जो मूर्धा वाला है स, उसे हम बोलते हैं श। और इसके बाद दंत है, दंत में त वर्ग, ल और स आता है, स। ये जो दंत वर्ग का स है, इसे बोलने में हमें सबसे ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है इसको बोलने में न तो बहुत घूमना पड़ता है, न उसको बहुत मुड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम जब भी बोलते हैं तो इसी स का प्रयोग माने झटके में इसी स को बोल देते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जब भी हम वर्णों का उच्चारण करें तो जो भी जहां से उच्चरित हो रहे हैं उसको उसी तरह से अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चे भी उसके अंतर को भली भांति समझेंगे। जैसे श, स, स, तो इस तरह से फिर आगे और है वर्णों का उच्चारण स्थान में ओष्ठ। ओष्ठ से भी कुछ वर्णों माने जब हम कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हमारे जो ओष्ठ हैं वो भी इसमें प्रयुक्त होते हैं। जैसे उ, ऊ, प वर्ग, ये जो हैं इनको बोलने में हमारा जो ओष्ठ है वह भी एक दूसरे को छूता है या उसकी भी कुछ उसमें भूमिका रहती है। तो जैसे मान लीजिए अगर ऊ हमें बोलना हो और हम अपने ओष्ठ को एकदम सामान्य स्थिति में रखें जैसे पहले था, तो हम उस वर्ण को नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए जो उ और ऊ है, प वर्ग है, इनके उच्चारण स्थान जो हैं ओष्ठ कहे जाते हैं। और फिर आगे कुछ वर्ण ऐसे हैं कि जो दो उच्चारण स्थानों को मिला के उच्चरित होते हैं, जैसे व। और कभी कोई जो पूछा जाता है हमारा उसमें अगर थोड़ा सा घुमा के पूछने की बात आती है तो इन्हीं वर्णों को पूछा जाता है कि जैसे व का उच्चारण स्थान क्या है, या ए का उच्चारण स्थान का है क्या है, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो व है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दांत और ओष्ठ दोनों से मिलकर व का उच्चारण होता है। और ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और तालु से होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और ओष्ठ से होता है। और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं कि जो जिनका जो है उच्चारण नासिका से भी होता है, जैसे अंग और वर्गों का अंतिम वर्ण। अंग और वर्गों का जो अंतिम वर्ण है उनको बोलने के लिए हमारी नासिका भी उसमें प्रयुक्त होती है। जैसे वर्णों का अंतिम वर्ण जो है अंग, ड़, न, म, तो इनको जब हम बोलते हैं तो उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह और नासिका दोनों मिलकर उच्चरित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे उच्चारण स्थान है, कौन से वर्ण कहां से कैसे उच्चरित होते हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं कि जो हमारे स्वर हैं उनके कौन कौन से भेद हैं, उनको हम किन किन किस किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि जो 11 स्वर हैं उनको भी कई भागों में बांट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कैसे विभाजित किए गए हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जाते हैं। या काल का मीन्स होता है समय, जिन वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी के आधार पर यह विभाजन किया गया है। जैसे हम अ बोलते हैं या आ बोलते हैं, ओम बोलते हैं, तो इनके उच्चारण में जो भी समय लगता है उसी के आधार पर इन वर्गों माने इन वर्णों स्वरों को विभाजित किया गया है। तो इसको 3 प्रकारों में बांटा गया। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ह्रस्व का मतलब होता है एक मात्रा या थोड़ा समय। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, या हम कहें कि हमारी जो
पलक झपकती है उसमें जितना टाइम लगता है उस वर्ण को बोलने में भी उतना ही समय लगता है। जैसे अ, ई, उ। तो इस तरह से जो वर्ण हैं इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में को बोलने के लिए हमारी जो माने समय जो लगता है वह बहुत थोड़ा सा लगता है। इन ह्रस्व स्वरों में कौन कौन से ह्रस्व स्वर हैं? तो अ, ई, उ और री, यही हमारे ह्रस्व स्वर हैं। अब इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर के दुगुना समय लगता है या इसी का जस्ट डबल समय जब लगता है बाकी जो स्वर हैं उनको बोलने में, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन दीर्घ स्वरों में जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से जो वर्ण हैं इनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से डबल का या ह्रस्व स्वर से ज्यादा या उससे दुगुना का समय लगता है, तो इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसके बाद एक और इसमें विभाजन किया गया है प्लुत। प्लुत में यह बताया गया है कि इसके कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि वहां पर दो मात्रा से भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। इनकी जो जरूरत पड़ती है वो बहुत सीमित रहती है, कहीं कहीं पर होती है। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं हम नाटक देख रहे हैं या जब हम ओम का जाप करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो अंतिम वर्ण होता है उसको बहुत देर तक गूंजता रहता है या बोलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पुकारना हो, कोई बहुत दूर है, तो अगर उस तक हमारी हम अपनी आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं तो दो मात्रा से ज्यादा का समय जब लगाएंगे तभी उस तक हमारी आवाज पहुंच पाएगी। या आप लोग जब नाटक देखते हैं तो इसमें भी अगर किसी पात्र को पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो उसमें भी इस तरह की प्लुत की सहायता ली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां दो मात्रा से ज्यादा का समय लगे उसे हम प्लुत कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा से ज्यादा का समय लगे उससे हम प्लुत कहते हैं। अब यहाँ पर इन और ई, उ को हम ह्रस्व मान लिए और आ, ई, उ को दीर्घ मान लिए। अब प्लुत का कोई और ऐसा कोई रूप नहीं होता, बल्कि जब दीर्घ स्वर को हम काफी देर तक बोलते रहते हैं तो उसी से वहीं उसे हम प्लुत मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी को बुलाना हो, जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे किसी को कोई दूर गया हुआ है उसको बुलाते हैं तो काफी तेजी से काफी देर तक चिल्लाते रहते हैं, कलुआ, इस तरह से। तो ऐसे जब हम किसी को बुलाते हैं तो वहां पे प्लुत का सहारा लिया जाता है। या जैसे हम ओम का जाप करते हैं, ओम, इस तरह से, तो जो हमारी अंतिम ध्वनि होती है बहुत देर तक गूंजती रहती है जब, तो उसे हम प्लुत कहते हैं। इस तरह से हम स्वरों को तीन भागों में बांटते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसके अलावा भी स्वरों का विभाजन और भी तरह से किया जा सकता है। जैसे मान लो हमारी जो जिह्वा है, इस जिह्वा के माने कौन सा वर्ण किस जिह्वा कहाँ से उच्चरित हो रहा है इसके आधार पर भी इसका विभाजन किया जाता है, जिसको हम अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। इन स्वरों को अगर और भी विभाजित करना हो तो तीन भागों में बांटते हैं इस जिह्वा के आधार पर कि अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्रस्वर में यह होता है कि हमारे जिह्वा जो आगे का हिस्सा है, जब किसी स्वर के उच्चारण में उसका ज्यादा प्रयोग होता है तो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, उ, तो इसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और फिर मध्य स्वर में अ आता है, अ। पश्च स्वर इसके बाद जो बचते हैं ई,
और ए ऐ तथा अ के बाद जो बचता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर में आपका ई ए ऐ आ जाता है, मध्य स्वर में आ जाता है। अब इसके बाद जो पश्च स्वर बचता है, पश्च स्वर में आपका आ, उ, री, ओ, औ ये सब आते हैं। तो इसलिए ये तो हमारा हुआ जिह्वा के आधार पर विभाजन। तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो हम अपने जो हमारे स्वर, हमारी जो जिह्वा है माने जो दैनिक जीवन में हम जो विशेष ज्यादा प्रयोग करते हैं वह मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, जो आपको बताया गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बाकी तो कई आधार पर कुछ लोग ओठों की स्थिति के आधार पर बताए हैं कि मुंह की स्थिति कैसे होती है, स्वरों की क्या। तो हमें इन सब में बहुत नहीं जाना है, मुख्य रूप से यही 3 समझना है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर आगे जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वह भी मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारी जो जिह्वा है, मुंह के जब विभिन्न भागों को छूती हुई किसी वर्ण को, किसी व्यंजन को उच्चारित करती है, तब उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पहले से आपको बता दिए हैं, 25 होती है। क वर्ग से लेकर म वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ का मतलब यह है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा अंदर के भाग को स्पर्श करते हुए बोलती है, जैसे यह, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या इसको हम इस तरह से कहें कि जिन वर्णों के उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजनों के बीच से अगर हम उसको उच्चारित कर रहे हैं तो वह अंतस्थ व्यंजन कही जाती है। ये य, र, ल, व, और कहीं कहीं पर आप इसमें देखेंगे इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो इसका यही कारण है कि इसमें दोनों स्वर और व्यंजन दोनों तरह से इसको इसके उच्चारण में स्वर और व्यंजन की तरह जो हमारी जिह्वा है वो उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। फिर इसमें अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। श, स, ह, ये हमारे जो 4 व्यंजन हैं इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण, ऊष्म का मतलब होता है उष्मा से, उष्मा का मतलब गर्मी। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है उसमें थोड़ा सा घर्षण टाइप का होता है, या हमारी जिह्वा पर कुछ ज्यादा ही लोड पड़ता है, ज्यादा ही प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है। तो इसीलिए इसमें कुछ घर्षण जैसा होता है, गर्मी जैसी उत्पन्न होती है। इसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया कि ऊष्म व्यंजन। तो इन ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। श, श, स, ह। और इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वह भी 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई है। ये संयुक्त व्यंजन है कुछ, त्र, ज्ञ और स्र। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए है कि ये दो व्यंजनों से मिल के बने हुए हैं। माने बाकी तो जो व्यंजन थे वो अकेले अपने में ही अकेले होते थे, लेकिन यह 2 व्यंजनों के प्लस स्वर, सभी में तो व्यंजन अकेले रहते थे और स्वर रहता था, लेकिन यहाँ पर 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं और इसके बाद उसमें स्वर जुड़ता है, तब जाके ये पूरे होते हैं। इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कुछ जो हमारा है वो वह क और मूर्धन्य स से मिलके बना है, और त्र जो है त और र से मिलके बना है।
ज्ञ जो है हमारा ज और य से मिलके बना है, तो इसीलिए इसको ज्ञ न कहकर ज्ञ बोलते हैं हम, ज्ञ। जैसे विज्ञान, ज्ञान, शुद्ध रूप इसका अगर देखा जाए तो यही है। ज और य मिलके ज्ञ बनता है। और हमारा जो स्र है वो तालव्य स और र मिलकर स्र बनता है। तो इस तरह से चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये तो एक वो था कि व्यंजनों को कैसे हम विभाजित करते हैं। इसके बाद भी कुछ व्यंजनों का विभाजन और भी होता है, और भी तरह से हम व्यंजनों को विभाजित कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पहला तो है प्राण के आधार पर। प्राण का अर्थ होता है हवा। तो अर्थात जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो मुख से जो भी वायु वाहन निकलती है उसके आधार पर हम इनको विभाजित किए हैं। तो इसके आधार पर, प्राण के आधार पर व्यंजनों को दो है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण में जो होता है, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, प्राण मीन्स हवा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा थोड़ी कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा अधिक निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो अब इन अल्प प्राण और महाप्राण को देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं और कौन कौन से महाप्राण में। तो अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। इनका पहला अर्थात क, तीसरा अर्थात सब में तीसरा तीसरा, किसी में ग होगा, किसी में ज होगा, किसी में ड होगा, किसी में द होगा, इस तरह से। तो और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, हर वर्ग आप इस तरह से समझ लीजिए। तो उसको एक दो के रूप में हम विभाजित करेंगे कि जैसे क, ख, ग, घ, अंग, या एक दो तीन ऊपर क्रम हम डाल दें तो एक दो, यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा हम कह सकते हैं। पहला वर्ग वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, वह इनको बोलने के लिए मुख से हवा कम निकलती है। और इसके बाद जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, के अंतर्गत आते हैं। यह र, ल, व जो हैं वह भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और हाँ, यह र, ल, व पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कितने जो हैं वो अल्प प्राण के अंतर में वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, तथा जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं जैसे श, स, स, ह, यह ऊष्म व्यंजन जो हैं वह भी अंतर्गत आते हैं। वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, आप सीधा यही समझ लीजिए कि वर्गों का जो दूसरा वर्ग वर्ण ऊष्म व्यंजन है के अंतर्गत आते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण में हम समझ गए कि अल्पप्राण में वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आता है, तथा महाप्राण में वर्गों का वर्णों का जो है दूसरा, चौथा और आपका ऊष्म व्यंजन, यह महाप्राण में आता है। तो इस तरह से हम प्राण के आधार पर वर्गों को विभाजित करते हैं। और इसके बाद पूछता है कि इसके बाद एक और आधार है, ये अल्पप्राण, महाप्राण और घोष, अघोष जो आपको बताए जा रहे हैं घोषक के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है घोष के आधार पर। घोष का अर्थ होता है नाद, ध्वनि, स्वर तंत्रियों में कंपन,
तो कभी कभी आप ये देखते होंगे कि जैसे कोई बहुत तेजी से बहुत देर तक बोलता रहता है तो उसको अमूमन खांसी आने लगती है। तो उसमें यही होता है जो हमारे स्वर तंत्रियां हैं उसमें इतना तेज से घर्षण होने लगती है कि खांसी आने लगती है। या आप जब घोष बजाते हैं तो देखेंगे कि एक अजीब तरह की कंपन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। आप व्यंजन को हम घोषत्व के आधार पर भी कहते हैं। तो या हमारे जो व्यंजन हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है घोष। तो अघोष में यह होता है कि जिन ध्वनियों पर तंत्रियों में कंपन न हो या बहुत कम हो उसे हम घोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन बहुत कम होता है उस वर्णों के होता है अधिक होता है उसे हम सघोष या घोष इसका दो नाम है, सघोष कहो या घोष कहो। और वो पहला वाला अघोष है तो उसे हम सघोष कहते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अघोष में आपके हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अघोष के अंतर्गत वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण तथा स, मूर्धन्य स और दंत। आप इसमें अघोष में केवल इतने ही वर्ण आते हैं, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों स, तालव्य वाले तीनों, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, यही आप के अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं सघोष में क्या होता है। तो सघोष के अंतर्गत वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन इतने जो हैं ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष में और अंतस्थ व्यंजन सभी वर्ण यर, लव और आपका ये जो ह है, इतने वर्ण जो हैं यह सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यह इस तरह से हम वर्णों का विभाजन कर सकते हैं। फिर अब आगे एक चीज और देखते हैं कि जब हम ये वर्णमाला बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बता देते हैं, सब कुछ सारी चीजें बच्चे देख लेते हैं, इसके बाद एक चीज और आती है कि जो कि आपके सिलेबस में शायद नहीं है लेकिन बच्चों को बताना चाहिए, तो वह है कि हिंदी का जो शब्दकोश है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता। हिंदी की जो डिक्शनरी जिसे आप कहते हैं, शब्दकोश है, तो उस इतनी मोटी मोटी होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते कि अगर किसी वर्ण को हमें खोजना पड़े, खोजेंगे उसको कहाँ से कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि लगाएंगे सहायता से कुछ वर्णों के मीनिंग खोजना शुरू कर देते हैं, उसका अर्थ वर्णों को माने कैसे खोजा जाता है, उसमें वर्णमाला का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे किन किन वर्णों को पहले रखा गया है, किन वर्णों को बाद में रखा गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा, आप लोग कैसे शब्दकोश को देखोगे तो इसमें सबसे पहले यही हम बच्चों को बताएं कि हमारे जो इसमें स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ये जो स्वर हैं ये शब्दकोश में सबसे पहले रखे जाते हैं। तरह माने इन स्वरों से मिलकर अगर कोई शब्द बना हुआ है तो उसको हम बच्चों को देखना सिखा रहे हैं, तो उनको बताइए कि पहले आप जब पेज पलटेंगे तो ऊपर कुछ अक्षर लिखे होते हैं, उसी को आप पलटते जाइए तो वहां देखेंगे अगर पहले स्वर हैं तो स्वरों में ही उसको खोजिए, ये नहीं कि आप पीछे जाके वहां खोजना है, क्योंकि बच्चे हैं उनको इतना पता नहीं होता। आप तो इतने अनुभवी हो गए हैं कि आप जानते हैं, लेकिन वो बच्चे इतने वो भी अनुभवी नहीं है, उनको अनुभव नहीं कैसे डिक्शनरी या शब्दकोश कैसे देखा जाता है, और बाद में व्यंजन देखे रहते हैं। फिर शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें स्वर से पहले रखा जाता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे अ, आ, ई से लेकर पहले तो स्वर हो गए और इन्हीं स्वरों में आपका अंग और अह भी आ जाएगा। हालांकि अह से कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अंग से जो शब्द हो रहे हैं वो भी इन्हीं स्वरों में रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज और कहा जा रहा है, अनुस्वार का मतलब यह होता है कि जैसे क है, इस पे अनुस्वार अगर हम लगाते हैं तो इसे हम कंग बोलते हैं। कंग, चन, माने जहां पे अनुस्वार लग गया जिस व्यंजन पे तो वह उसी तरह से उच्चरित होगा। तो उसको अगर हमें खोजना है या बच्चों को बताना है तो उसी वर्ग यहाँ पे है कि अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, माने उनको हम अलग से नहीं रखेंगे, बल्कि जैसे वह क वर्ग में लगा है या च वर्ग में लगा है, जहां भी लगा है उस अक्षर में सबसे पहले उसको रखते हैं। यही इसकी विशेषता। अगर जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है या विसर्ग लगा हुआ है उसको, जैसे क वर्ग है, क से वर्ण जितने भी बने हुए हैं, क, का, की, उ, माने जितनी भी हमारी मात्राएं हैं उसमें सबसे पहले हम
अनुस्वार वाले वर्ण को खोजते हैं। जैसे कंकड़ हमें खोजना है तो कंकड़ जो है सबसे पहले दिखेगा क वर्ग में, इसके बाद बाकी जैसे का, की, कु वाले वर्ण दिखेंगे। फिर आगे है कि शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे पूर्ण वर्ण क, ख, ये सब पूर्ण वर्ण हैं। इसके बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। संयुक्त अक्षर का मतलब ये होता है कि जो हमारे 4 संयुक्त अक्षर बताए गए हैं केवल उन्हीं से तात्पर्य नहीं है, बल्कि जैसे हम कहते हैं क्र में क और र 2 वर्ण हैं, या क्ल, जो भी जैसे भी क और त, तो इस तरह से जो वर्ण हम लिखते हैं तो पहले तो हम पूर्ण वर्ण लिख ले पहले। जैसे हम कहते हैं क्र में क और र लगे हुए हैं। क आधा क है और आधा र है, फिर इसमें व्यंजन स्वर है, इसी हम क्र कहते हैं। तो क्र अगर हमें खोजना है तो पहले क वाला जो पूरा है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है। फिर इसके बाद है कि शब्दकोश में छ, त्र, ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि यह संयुक्ताक्षर है। इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए संयुक्ताक्षर के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना पड़ता है। सेम वही चीज है कि जो हमारे संयुक्ताक्षर हैं वह, इनका कोई अलग से वो नहीं है। किसी छ से हम छतरी वाला कहें कि छतरी वाला कोई वो आएगा तो वहां खोजेंगे, या अलावा स, ख, स, ह, छ। अब यहाँ पे अगर हम खोजना चाहेंगे तो वहां वह वर्ण नहीं, माने वह शब्द नहीं मिलेगा, बल्कि वह जिसके मेल से बना है उस वाले खाने में आएंगे और उसका पहले पूर्ण वर्ण होगा, उसके बाद जो बचता है फिर उसमें उसे हम खोजते हैं। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा हम बच्चों को बता दें तो उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है हिंदी शब्दकोश को खोजने में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर वो करेंगे तो हम बच्चों को वर्णमाला बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और जब वो इससे अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे, कौन कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, इनको हम किस किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, सारी जब जानकारी बच्चों को हो जाती है तो बच्चे धीरे धीरे करके किताब पढ़ना और शुद्ध उच्चारण करना, इन उच्चारण स्थान का एक मुख्य वो उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं। जब उनको उच्चारण स्थान का ज्ञान होगा तभी वो शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से उन सारी बातों को समझ जाएंगे।